हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिल्ड्रंस उस्मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारी डिस्कशन होगी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 63 में जब हम पढ़ेंगे औरंगजेब, द मराठास एंड द डेक्कन। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब किस तरह से बीजापुर और गोलकोंडा को अख्तियार करता है और धीरे धीरे करके वो ये उम्मीद रखता है कि कम्प्लीटली डेक्कन एरिया उसके अंडर में आ जाएगी, उसकी सुजनिटी के अंडर आ जाएगी। तो बीजापुर गोलकुंडा को अपने अख्तियार में लाने के बाद उसके बाद क्या होता है औरंगजेब के साथ, किस तरह की स्ट्रगल वो करता है। तो लास्ट पेज 1687 से लेकर 1707 जिस ईयर के दौरान औरंगजेब की मौत होती है, तो इस ड्यूरिंग दिस टाइम औरंगजेब के साथ क्या क्या होता है इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बोलूँगी कि ये जो टॉपिक है इसमें हम अभी तक शिवाजी का डेथ हो चुका है, 1680 में उनका डेथ हो चुका है। उसके बाद आएंगे उनके बेटे जिनका नाम था संभाजी, और संभाजी ने भी औरंगजेब को उतना ही मतलब उनकी नाक पर दम करके रखा हुआ था जिस तरह की शिवाजी भी करके रखे हुए थे। तो इसी वजह से शिवाजी को संभाजी को ये दोनों को मराठा में कम्प्लीटली एक अवतार के हिसाब से माना जाता है, एक गॉड फिगर के हिसाब से उनको माना जाता है, जिस तरह से उन्होंने मुगल के एग्नेस्ट लड़ाई की थी। तो मैं ये बात बोलूँगी, जिन्होंने अभी तक छावा मूवी नहीं देखा, ये मूवी के प्रमोशन में तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को एक नॉलेज आ जाए इसके बारे में, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि छावा मूवी अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है किस तरह से वो औरंगजेब के साथ का लड़ते हैं, किस तरह से औरंगजेब उनको टॉर्चर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बारे में ड्यूरिंग हर किस दिया गया है, किस तरह से धोखेबाजी होकर संभाजी को प्रोसिक्यूट किया गया था, तो इस बारे में कम्प्लीटली इसमें दिया गया है। तो हो सकता है क्लाइमैक्स थोड़ा डिफरेंट हो, क्लाइमैक्स थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन ओवरऑल आपको एक कंसेप्ट आ जाएगी किस तरह से औरंगजेब था इंसान। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको लगता है आप लोग के फ्रेंड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और आप लोग इससे मदद मिल रहा है आपको, तो कमेंट कर लीजिए मेरे चैनल में, और आप लोगों के नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो औरंगजेब यहाँ पे बीजापुर गोलकुंडा को कैप्चर कर चुके हैं। तो फॉल ऑफ बीजापुर गोलकुंडा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। औरंगजेब नाउ उनका फोकस आ गया है कि मुझे अब मराठा को परास्त करना है। तो 1689 में क्या होता है, संभाजी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज सीक्रेट हाइडआउट एट संगमेश्वर बाय ए मुगल फोर्स। तो वहाँ पे अब संभाजी मराठा के चीफ हो चुके हैं, मराठे के सम्राट हो चुके हैं, तो वो अब मुगल के एग्नेस्ट लड़ाई करने में आते हैं। तो उनका एक सीक्रेट हाइड आउट करते हैं संगमेश्वर में, जिसको मुगल साम्राज्य के जो राजा हैं वो अभी डिफरेंट जो बीजापुर गोलकुंडा और आसपास के जो लोअर राजा हैं उनको अपने तरफ से कर लेते हैं, करके यहाँ पे बिट्राई करके संभाजी को वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, संभाजी को संभाजी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। So he was paraded before Aurangzeb and executed as a rebel and an infidel. This was undoubtedly another major political mistake on the part of Aurangzeb. He could have set a seal on his conquest of Bijapur and Golconda by coming to terms with the Marathas. तो ये जो चीज़ें थी ना, यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि औरंगजेब बीजापुर गोलकुंडा को अख्तियार करने के बाद जो मराठा को अख्तियार करने के लिए जो इंटेंशन उनकी थी, मराठा फोर्सेस को अपने अंडर लाने की जो इंटेंशन थी, मराठा सम्राट को हराने की इंटेंशन थी, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ गया। उनको लगा क्या कि मराठा की सम्राट जो है संभाजी हो गया, फिर शिवाजी हो गया, उनको एग्जीक्यूट करने के बाद, उनको मारने के बाद हो सकता है मराठा की जो सोल्जर्स हैं वो आत्मसमर्पण कर लेंगे या फिर मराठा एकदम मुगल सुजनिटी के अंदर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो संभाजी और शिवाजी थे वो लोगों के दिल में स्वराज्य के लिए एक खौफ पैदा कर दिया। एक जो होता है ना, हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। वो जो स्वराज्य के जो हमारे फाइनल फ्रीडम फाइटर ने किया था, उस तरह की मेंटालिटी डाल दिया था लोगों के दिमाग में। तो उनको एनी हाउ मुगल साम्राज्य से इंडिपेंडेंसी चाहिए थी। तो इसी वजह से एक सम्राट को तो मार दिया था। एक डायलॉग है, आप अगर छापा मूवी देखोगे तो उसमें ये कहा गया था कि उनको पूछा कि स्वराज्य क्या है, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी सी उनको रिप्लाई देते हैं स्वराज्य के। तो हर एक
सबके दिल में है। ये एक चीज़ नहीं है कि आप मुझे मार दिया तो मेरे साम्राज्य को मार दिया। उन्होंने ये बात बताई कि अगर औरंगज़ेब मर जाता है तो यहीं पे मुग़ल साम्राज्य डाउनफॉल हो जाएगी, मुग़ल साम्राज्य यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर मुझे मारोगे, मतलब मराठा सम्राट को मारोगे, तो यहाँ पे आप मेरे तरह हर एक इंसान को पाओगे। ठीक है, स्वराज्य हर एक किसके दिल में है, हर किसके मन में है। आप मुझे मारोगे इसका मतलब ये नहीं तो मराठा साम्राज्य को आप ध्वंस कर दिया, मराठा साम्राज्य को मार दिया। आप एक ही इंसान को मारा, लेकिन हर एक इंसान मेरी तरफ है, मतलब मेरी तरह स्ट्रांग है और वो अपने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकता है तुम्हारे साथ। तो ये एक बहुत अच्छी डायलॉग थी, अच्छी लगी मुझे। तो यही चीज़ हुआ जो औरंगज़ेब के दिमाग में था कि एक मेजर पॉलिटिकल मिस्टेक उन्होंने कर दिया कि मराठा के साथ उसने नेगोशिएट कर सकते थे, वो मराठा के साथ एक ट्रीटी कर सकते थे, एग्रीमेंट कर सकते थे, जिसके चलते मुगल साम्राज्य बच सकती थी, हिस्ट्री कुछ अलग होती। लेकिन वो ये ना करके बीजापुर गोलकुंडा के साथ मिलकर वो मराठा को परास्त करने चला। तो इसी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो क्या हुआ, बाय एग्जीक्यूटिंग संभाजी ही नॉट ओनली थ्री अवे हिज चांसेस बट प्रोवाइडेड मराठा न्यू कॉज। ठीक है, जो बात मैंने अभी बोली आप लोगों को। एट द सेम टाइम क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल रैलिंग पॉइंट मराठा सरदार्स वर लेफ्ट फ्री टू प्लॉन्डर द मुगल टेरिटरीज। तो संभाजी का डेथ होने के बाद, सॉरी यहाँ पे संभाजी का डेथ होने के बाद क्या हुआ, उनको डेथ तो नहीं, उनको मर्डर किया गया था, औरंगजेब की तरह एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो उसके बाद जो हर एक मराठा सरदार्स में दिल में उनका खून खोल रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, जितने सारे मुगल टेरिटरीज हैं वहाँ पे प्लॉन्डरिंग करना शुरू कर दिया, बहुत ज़ोर शोर से प्लॉन्डरिंग हुआ। तो ये मुगल फोर्सेस को डिसअपियरिंग एट द अप्रोच ऑफ मुगल फोर्सेस एंड रैलिंग अगेन। तो ये धीरे धीरे करके जितने सारे एरिया पे मुगल फोर्सेस रह रहे थे वो गरेला वारफेयर के साथ अपना टैक्टिक लगाकर उनको वो एरिया को प्लंडर कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक बात हुई कि इंस्टेड ऑफ हैविंग डिस्ट्रॉयड द मराठा स्टेट औरंगजेब मेड द मराठा अपोजिशन ऑल परसीव इन द डेक्कन। तो डेक्कन के चारों तरफ, ठीक है, क्या होता है, तो औरंगजेब यहाँ पे मराठा स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के माने इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग मराठा स्टेट उन्होंने क्या किया, चारों तरफ डेक्कन में मराठा अपोजिशन खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ उनके हिसाब से हुआ नहीं। तो संभाजी के बाद राजा राम थे, जो कि संभाजी के यंगर ब्रदर थे, मतलब वो शिवाजी के और एक बेटे थे। राजा राम और संभाजी जो थे वो और एक बेटे थे। ठीक है, शिवाजी की बहुत सारी पत्नियां भी थी, एक नहीं थे, बहुत सारी पत्नियां थी। तो राजा राम उनके छोटे भाई थे, तो उनको क्राउन किया गया, मतलब एज ए किंग उनको क्राउन किया गया। लेकिन मुगल जब उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने क्या किया, वहां से एस्केप करके जिंजी तक चले गए। और जिंजी में ऑलरेडी संभाजी और शिवाजी ने एक पोर्ट बनाए हुए थे, जहाँ पे उनकी फैमिली वहाँ पे रह रही थी, और इसी वजह से वो ईस्ट कोस्ट में जाकर वहाँ पे शेल्टर ले लिए। और वहाँ से मतलब वेस्टर्न कोस्ट से लेकर ईस्टर्न कोस्ट तक हर एक तरफ से मुगल के मतलब मराठा रेजिस्टेंस स्प्रेड कर गया। ठीक है, हाउएवर फॉर द मोमेंट औरंगजेब वाज एट द हाइट ऑफ हिज पावर। लेकिन औरंगजेब उस वक्त अपने पावर के हाइट में थे, मतलब पीक पर थे अपने पावर के। ठीक है, चारों तरफ उनके एनिमी मतलब वो इस तरह से उनका एक ही दिमाग में था औरंगजेब की, मैं एक के बाद एक राज्य को अपने सुजरिटी के अंडर लेके चलूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से एक तो जब वो एक एरिया को कन्क्वेस्ट करते थे, दूसरा एरिया उनके एनिमी हो जाते थे, और एक एरिया कन्क्वेस्ट करते थे तो दूसरा एरिया उनके एनिमी हो जाते थे। ठीक है, ऐसा होता था। एक वक्त आया जहाँ पे बहुत सारे उनके नोबल्स एंड उनकी आर्मी सोल्जर्स वो सब क्या कर गए थे, तो उनके एग्नेस्ट में आ गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि इतने सारे वो लड़ रहे थे, हर एक वक्त पे वो लड़ रहे थे, वार कर रहे थे, तो इसी वजह से एक वक्त पे नोबल और आर्मी उनके एग्नेस्ट में हो गए थे। तो औरंगजेब जब तब हम बाद में इसके बारे में आएंगे, जब औरंगजेब को लगा कि मैं हर एक चीज़ जीत चुका हूँ, डेक्कन में अपने साम्राज्य को स्टेबल कर चुका हूँ, तो अब कुछ नोबल्स के साथ क्या किए कि नॉर्थ इंडिया को रिटर्न करने लगे। ठीक है, लिविंग टू अदर्स द टैक्स ऑफ मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस अगेंस्ट मराठा। तो जितने सारे उनके जो नोबल्स थे, अच्छे खासे गवर्नर्स थे, उनके दायित्व में दे के मराठा को वो रिटर्न करने लगे अब नॉर्दर्न इंडिया को, जहाँ पे वो रह रहे थे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ होती है कि जब औरंगजेब
बीजापुर गोलकोंडा को अख्तियार कर लेते हैं, उसके बाद वो धीरे-धीरे और उनके जितने सारे होते हैं डेक्कन के जितने सारे प्रोविंसेस होते हैं, उनको भी वो अख्तियार में करने चलते हैं। लेकिन उस वक़्त शाह आलम एक होते हैं जो उनकी एक सपोर्टर है औरंगज़ेब की, उन्होंने उनको एडवाइस दे रहे देते हैं अभी कि आप जो बीजापुर गोलकुंडा है, उनकी वेसल्स जो है, उनके जो रूलर्स हैं, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो मतलब कर्नाटक को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप हर एक डेक्कन स्टेट को अख्तियार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो औरंगजेब को लगा कि ये क्या बकवास मुझे वाहियात एडवाइस दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ऐसे बीजापुर गोलकुंडा अगर मेरे अख्तियार में आ गया तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ भी मेरे अख्तियार में आ जाएगी। तो ये सोच के साथ उन्होंने क्या किया, शाह आलम की जो सजेशन है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड शाह आलम को इन्फ्रिजन भी कर दिया कि इस तरह की एक डेयरिंग नेगोशिएशन वो कैसे करते हैं, डेक्कनी रूलर के साथ कर सकते हैं। तो convinced that the Maratha power had been crossed after 1690, Aurangzeb concentrated on annexing to the empire the rich and extensive Karnataka tract। तो जब 1690 में जब उनके संभाजी को एग्जीक्यूट करने के बाद, संभाजी को हराने के बाद वो उनको लगा कि मैं एक सुप्रीम पावर हो गया हूँ, तो वो अपने आप को कन्विंस्ड कर लिए कि अब एक वक्त है जहाँ पे मैं कर्नाटक ट्रैक्ट को भी अपने एरिया में ला सकती हूँ, अनेक्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे कंसंट्रेट करने लगे। लेकिन क्या होता है, औरंगजेब डली अंडरली एक्सटेंडेड हिज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस व्हिच बिकेम vulnerable to मराठा अटैक्स। दिस रिजल्टेड इन हिज फेल्योर टू प्रोवाइड। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया पे सॉरी यहाँ पे आ गया बीजापुर गोलकुंडा, जो भी एरिया औरंगजेब ने अनेक्स करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे उनकी जो आर्मी है, मतलब यहाँ पे कैप्चर करने के बाद वो कर्नाटक की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो कर्नाटक की तरफ जा रहा था, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसके औरंगजेब जा रहा है, मतलब उसकी हर एक आर्मी भी उसके साथ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ आर्मी यहाँ पे रुक जाएंगे तो और कुछ आर्मी जाएंगे। तो उसको पता था अगर हर एक आर्मी को वो कंप्लीट आर्मी को लेकर नहीं जाएगा तो एक वक्त पे उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली अपने आर्मी के साथ जा रहा है। तो जा रहा है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो चौकीदारी उनके बैठे हुए थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ की एरिया जो है वो खाली हो रहा है। तो मराठास क्या करेंगे, अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे अटैक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे प्लंडरिंग करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे मराठा एक्टिविटीज़ की हब बन जाएगी बीजापुर, क्योंकि यहाँ पे एक पुअर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान ना देकर एक के बाद एक एरिया अनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो कितने बुद्धू है वो। तो इस वक्त पे क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1692 लेकर 703 में औरंगजेब स्टबर्नली रिफ्यूज टू नेगोशिएट विद द मराठास। तो वो बार बार उसको सब कह रहे हैं कि मराठा के साथ नेगोशिएट कर लीजिए क्योंकि मराठा को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सुनता नहीं है क्योंकि मराठा को भी इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, राजाराम वाज बेसिस्ट, राजाराम को जिंजी में उन्होंने बेसिस्ट कर दिया, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया। और क्या हुआ, जिंजी 1698 में वो जिंजी जो दुर्ग है, जो फोर्ट है, वो फल कर गया। लेकिन राजाराम वहीं से कुछ करके वहां से निकल गए, ठीक है। मराठा रेजिस्टेंस ग्रीव एंड द मुगल सफर्ड ए नंबर ऑफ सीरियस रिवर्सेस। तो इसके बाद क्या हुआ, जो मराठा की जो रेजिस्टेंस थी मुगल के प्रति वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और एक वक्त पे मुगल साम्राज्य, मुगल की जो सोल्जर्स, मुगल की जो आर्मी है वो काफ़ी सीरियस रिवर्सेस फेल करने लगी, मतलब काफ़ी एक के बाद एक उनको अटैक की सामना करना पड़ा। तो मराठास रिकैप्चर्ड मेनी ऑफ द फोर्ट्स एंड राजाराम वाज एबल टू कम बैक टू सतारा। तो क्या हुआ, मराठास ने बहुत सारे जो भी दुर्ग, जो भी फोर्ट उन्होंने हराया था ड्यूरिंग वार हो गया, या फिर औरंगजेब जब डिफरेंट वार में इन्वॉल्व था तो एक एक करके उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते मराठा जो सरदार थे वो एक के बाद एक फोर्ट को अख्तियार करते गए। तो इसके दौरान इसकी ड्यूरिंग दिस टाइम राजाराम भी एस्केप जो हुए थे उन्होंने भी कम बैक कर लिया सतारा को, ठीक है। तो औरंगजेब सेट आउट टू विन बैक ऑल द मराठा फोर्ट्स। तो एक वक्त आया जहां पे जितने सारे मराठास अपने दुर्ग को कैप्चर कर रहे थे उसको रिकैप्चर औरंगजेब फिर से कर लिया। उसको 5.5 years लगा, 1700 से लेकर 1705 तक। इस साल में औरंगजेब ड्रैग्ड हिज वेरी एंड एलिंग बॉडी फ्रॉम द सीज ऑफ वन फोर्ट टू अनदर। तो इस 5.5 years में वो क्या करता रहा, सिर्फ एक फोर्ट के बाद एक फोर्ट अख्तियार कैप्चर करने में सिर्फ लगा रहा। उसको हर एक चीज चाहिए थी।
कंप्लीट इंडिया में वो राज करना चाहता था। तो इसी वजह से वो चाहता था हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में रहे, अपने सुजनिटी के अंडर रहे। तो इसी वजह से वो एक फोर्ट के बाद एक फोर्ट सिर्फ अख्तियार करता रहा। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक सिचुएशन आती है जहाँ पे उनकी आर्मी, जो औरंगजेब की आर्मी है, वो डीमोरलाइज हो जाती है, क्योंकि फ्लड्स, डिजीजेस एंड द मराठास रोविंग बैंड टुक फियरफुल टोल ऑफ द मुगल आर्मी। तो क्या होता है, एक के बाद एक मराठास की आर्मी मुगल के ऊपर टूट पड़ते हैं। कभी गरिला वारफेयर करते हैं, कभी डायरेक्ट वारफेयर करते हैं। तो इसके चलते हर एक तरफ से मराठा आर्मी जब उनके ऊपर टूट पड़ते हैं तो मुगल आर्मी डीमोरलाइज यहाँ पे हो जाते हैं। और मुगल नोबल्स जो होते हैं, मुगल आर्मी के साथ मुगल नोबल्स भी, वो भी डिसअफेक्शन हो जाते हैं औरंगजेब के प्रति। तो डीमोरलाइजेशन इस तरह से बढ़ जाती है। तो जितने सारे प्रोविंसेस, क्या होता है यहाँ पे एक बात समझिए, मान के चलिए औरंगजेब इतने सारे प्रोविंसेस को अपने सुजनिटी के अंडर ला चुके हैं। बीजापुर, गोलकुंडा हो गया, कर्नाटक हो गया, जो भी। तो यहाँ मुगल सुजनिटी के अंडर आने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुगल सम्राट उसको देखे, मुगल सम्राट उसको उसको रिजॉल्व करे। लेकिन क्या होता है, जो मुगल सम्राट है वो तो और एक सिर्फ एक के बाद एक प्रोविंसेस को अख्तियार करने में लगे हुए हैं, कैप्चर करने में लगे हुए हैं, मराठा के साथ युद्ध करने में लगे हुए हैं। तो क्या होता है, इसको फायदा उठाते हुए मराठा जो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी टेरिटोरी को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए क्या कर रहे थे, अभी जो जागीरदार थे, प्रोविंसेस के गवर्नर थे या फिर प्रोविंसेस के जो रूलर थे या फिर सरदार थे, उन्होंने क्या किया, मराठा के साथ एक एग्रीमेंट डील कर ली। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि हम चौथ देने के लिए रेडी हैं। और चौथ के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि चौथ क्या है। अगर कोई एरिया नहीं चाहता कि मराठा उसको कंट्रोल में करे, मराठा उसको कैप्चर करे, तो उसको क्या करनी होगी, अपने प्रोडक्शन की 1/4 प्रोडक्शन उसको देनी होगी एज रेवेन्यू मराठास को। तो जब तक वो दे रहे हैं तब तक मराठा उनको कैप्चर नहीं करेगी, उनके एरिया को प्लंडरिंग नहीं करेगी। ये होता है ना चौथ। तो बहुत सारे जागीरदार क्या किए, सीक्रेटली एग्रीमेंट कर लिया मराठा के साथ और चौथ देने के लिए रेडी हो गए, ताकि मराठास उनको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। तो फाइनली औरंगजेब मराठास को, मतलब क्या कहते हैं, इन्फीरियर मानते मानते और मराठास के लिए के साथ युद्ध करते करते एक वक्त आता है जहाँ पे वो हार जाता है। और 1703 में फाइनली वो रेडी होता है मराठास के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। और तभी क्या होता है, साहू साहू के कौन है, जो है संभाजी के बेटे थे। ठीक है। तो संभाजी के बेटे को उन्होंने एक नेगोशिएट करते हैं कि मैं संभाजी का बेटा जो है, जिनका नाम है साहू, उनको हु हैड बीन कैप्चर्ड एट सतारा, वो भी औरंगजेब उनको सतारा में कैप्चर करके उनके मदर के साथ, मतलब संभाजी की पत्नी और उनके बेटे साहू, ये दोनों को उन्होंने कैप्चर करके औरंगजेब रख लिया था। तो नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने ये नेगोशिएट किया कि मैं साहू को रिलीज करवा दूंगा, उसको अच्छे खासे ट्रीटमेंट भी दूंगा। ठीक है, ट्रीट करेंगे अच्छे से, और उसको राजा की टाइटल पे भी बिठाऊंगा। उसको मनसाब दिया जाएगा 7,000, जो उसकी सबसे हाईएस्ट मनसाब थी। ठीक है। और उसको मराठा के जो 2 रिस्पेक्टेबल फैमिलीज है, उनकी 2 गर्ल्स के साथ उनकी मैरिज भी कराया जाएगा। और औरंगजेब को वो प्रिपेयर था कि औरंगजेब को साहू को ग्रांट भी देगा शिवाजी के स्वराज्य के हिसाब से। एंड राइट ऑफ सरदेशमुखी की राइट भी दिया जाएगी उनको। एंड उनको एक स्पेशल पोजीशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। तो ये कहते हुए ये नेगोशिएट करते हुए वो डिक्लेयर करता है। और उसको रिलीज के वक्त उसको मतलब क्या कहते हैं उसको, जो और जब जेल से कोई रिलीज होता है तो उनको लेने के लिए आते हैं ना, तो 670 मराठा सरदार उसी तरह वहां पे असेंबल होते हैं साहू को रिसीव करने के लिए। लेकिन अहम वक्त पे औरंगजेब क्या करता है, इस नेगोशिएशन को कैंसिल कर देता है। पता नहीं वो उसने कभी किसी को ट्रस्ट ही नहीं किया। ट्रस्ट इशूज उसको हमेशा से थी। तो इसी दौरान उन्होंने खुद की फैमिली को भी कभी ट्रस्ट नहीं किया। तो इसी वजह से वो दूसरों को भी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद एक लॉयल नहीं था, बिट्रायल पर्सन था।
उसको लगा कि मराठा के इंटेंशन कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है वो टैक्टिक खेल रहे हैं, वो हमारे साथ नेगोशिएट करके यहाँ से अपने राजा को छुड़ा के फिर मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। बाय 1706 औरंगजेब was convinced of the futility of his effort to capture all the Maratha forts। ठीक है, तो 1706 तक उसने क्या किया, जितने सारे फोर्ट्स थे मुगल फोर्ट्स उस सभी को कैप्चर करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे औरंगाबाद को रिट्रीट करने के लिए चाहता है। ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है, तो जब औरंगाबाद को वो रिट्रीट करते हुए जाता है तो रास्ते में क्या करते हैं, मराठा आर्मी उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और उसको अटैक कर लेते हैं। तो जिस दौरान वो बहुत जख्मीला हो जाता है और औरंगाबाद में 1707 में वो वहाँ पे मर जाता है। ठीक है, तो जब वो डेथ हो जाती है 1777 में, तो फाइनली जिस तरह से संभाजी मूवी में दिखाया गया था, छावा मूवी में, कि वो कह रहा था, संभाजी कह रहे थे कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साम्राज्य भी मर जाएंगे, मतलब डाउनफॉल हो जाएगी उसकी, वो भी कहीं ना कहीं वो भी डिसअपियर कर जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो जब मरा ना, उसके उसके एरिया के अंदर, उसके साम्राज्य के अंदर बहुत ही इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही थी और काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्टेड थे लोग। एम्पायर काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, ना कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ना अच्छे खासे उसके पास ट्रेजरी थी। सिर्फ लड़ाई करते 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 वो चला गया। तो इस तरह की उसकी मौत होती है औरंगजेब की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कुछ मराठास के बारे में इंक्लूड करने के लिए, या ये सतीश चंद्र में बुक में नहीं था। मुझे लगा कि आप लोगों के जानने के लिए थोड़ा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे डाल दूँ। तो अगर कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जब मराठा के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मराठा की डाउनफॉल कैसे हुआ, ये सब भी वहाँ पे काम आएगी। मैं दोबारा नहीं कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो मराठा किंग है, पहले उनके साम्राज्य कैसे चला, पहले तो शिवाजी हो गए, उसके बाद संभाजी आए उनके बेटे 1680 से लेकर 1689 तक। उसके बाद संभाजी के भाई जो थे राजाराम, वो संभाजी के बेटे नहीं थे, वो भाई थे। वो आए 1689 से 1700 तक। ठीक है, उसके बाद शिवाजी टू, हो सकता है ये साहू है संभाजी के बेटे, तो ये 1700 से 1707 तक राज किए। और उसके बाद ये शिवाजी टू थे और उसके बाद साहू जी आ गए, वो 1707 से लेकर 1749। ये था मराठा किंग का हायरार्की। तो इसको आपको याद रखनी है। अभी मैं पढ़ाऊंगी शिवाजी के बारे में, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनके बारे में डिटेल्स में नहीं देखते। अब देखेंगे संभाजी के बारे में और राजाराम के बारे में और थोड़ा साहू जी के बारे में हम पढ़ेंगे। संभाजी ने राज किया 1680 से लेकर 89 तक। ठीक है, बहुत ही कम पीरियड तक उन्होंने राज किया, क्योंकि बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी जब वो राजा बने। बहुत सारे मराठा चीफ्स थे जो संभाजी को सपोर्ट नहीं करते थे और वो चाहते थे कि राजाराम बन जाए उनके जगह पे किंग, लेकिन जो कि शिवाजी के और एक बेटे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से मराठा कुछ वक्त के लिए उसकी पावर जो है वीकेंड हो गई थी। शिवाजी के जो निकनेम था, जो उनका नाम था कलूसा, जिसका मीनिंग है इंस्टिगेटर ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, तो शिवाजी जब राजा थे उस वक्त पे प्रिंस अकबर जो कि थे औरंगजेब के बेटे, उन्होंने संभाजी के पास आकर शेल्टर लिया था, क्योंकि वो चाहते थे औरंगजेब को गद्दी से हटाकर वो खुद राजा बने। क्योंकि औरंगजेब भी उसी पाटन पे अपने पापा के साथ बेट्रायल करके अपने भाइयों को मार के वहाँ पे गद्दी पे बैठा हुआ था। तो मुगल साम्राज्य में बहुत कॉमन है कि अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ रिवोल्ट करके, रेबेल करके खुद सम्राट बन जाओ। सम्राट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब राजगद्दी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे प्रिंस अकबर भी चाहता था, इसी वजह से वो संभाजी के साथ अलायंस कर गया। और लेकिन एक बैटल था जो संगमेश्वर में हुआ था 1689 में, जहाँ पे मुगल कमांडर मुकरब खान, जिन्होंने संभाजी को यहाँ पे डिफीट किया था। ठीक है, तो डिफीट करने के बाद यसुबाई जो कि संभाजी के विडो थे, तो उनकी पत्नी का नाम था यसुबाई, उन्होंने रायगढ़ जो फोर्ट थी उस फोर्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो वो एलॉन्ग विथ हर सन, ये दोनों
जिनका नाम था साहू, ये दोनों मिलके औरंगजेब उनको पकड़ लिया और प्रिजन कर दिया था। उसके बाद आते हैं राजाराम। संभाजी के बाद उनके भाई जो थे, छोटे भाई राजाराम, उन्होंने राज किया 1689 से लेकर 1700 तक। ठीक है, ये यंगर ब्रदर थे संभाजी के। उन्होंने थ्रोन पे बैठने को कभी खुद को क्लेम नहीं किया, कि इच्छा प्रकट नहीं की कि मैं सम्राट बनूंगा। उन्होंने संभाजी के मृत्यु के बाद, वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे संभाजी को, और मरने के बाद अपने जो भाई है, मतलब संभाजी के जो बेटे थे साहू, उनके बिहाफ पर वो वहाँ पे राजा होने के लिए मान गए, क्योंकि उनके बिहाफ पे वो रूल करने के लिए मान गए, क्योंकि उनको लगता था कि संभाजी के बाद उनके बेटे साहू उसके बाद साहू की रेन आती है 17, उन्होंने राज करते हैं वो 1707 से लेकर 1749 तक। उनके टाइम पे क्या होता है, द स्टेट ऑफ सतारा एंड कोल्हापुर केम इनटू बी। उनके टाइम पे सतारा एंड कोल्हापुर धीरे धीरे डेवलप करने लगा। बाय 1710 टू सेपरेट प्रिंसिपलिटीज खड़ी हो गई, इवेंचुअली कन्फर्म बाय द ट्रीटी ऑफ वारना एक बनी 1731 पे, जहाँ पे दो प्रिंसिपलिटीज बन गई थी मराठा की। द पीरियड इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द ascendancy of a lineage of Chittapan Brahmin ministers who took the title of Peshwa, chief minister, and virtually come to control central authority in the Maratha state, reducing the Bhonsle to mere figureheads। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, और एक लिनेज आए जिनका नाम था, ये जो चित्तापवन ब्राह्मीण मिनिस्टर्स थे, जिनके मदद से वो जीते हुए थे साहू जी। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे वो खुद जो पेशवा थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो कंट्रोल में आ जाते हैं, सब कुछ सेंट्रल अथॉरिटी को, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी चला लेते हैं।
और वो भोंसले जो कि एक राज परिवार से थे और वो रूल कर रहे थे, उनको उन्होंने उनकी पावर को रिड्यूस करने की कोशिश की। द फर्स्ट ट्रूली प्रोमिनेंट फिगर इन द लाइन वाज बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जिन्होंने साहू को हेल्प किया था उनके पावर राइज करने के लिए। साहू असिस्टेड द सयाद ब्रदर्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फारूक सियर अंडर द एडवाइस ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ एंड गॉट हिज मदर रिलीज्ड। तो ये जो उनकी माँ को ले गए थे मुगल, अपने पास प्रिजन करके रखे हुए थे, बंदी बना के रखे हुए थे। उन्होंने साहू जब कोरोनेशन हुआ, साहू जब राजा बने तो उन्होंने अपने जो एक पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, उनके मदद से और सयाद ब्रदर्स के मदद से उन्होंने फारूक सियर को एग्जीक्यूट किया और उन्होंने अपने माँ को भी वहां से रिलीज किया और उसके बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य को इंडिपेंडेंस घोषणा कर दिया रिलीज होने के बाद। ठीक है, तो ये था कम्प्लीटली एक जो चीजें हुआ, ये तो हुआ 1707, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सब चीजें हुआ, लेकिन उसके 1707 से पहले जो कुछ था उसके बारे में डिटेल्स में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो किन किन लोगों को अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अ, एक लाइक के बटन भी आप दबा सकते हो अगर मेरी कंटेंट आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।